हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस जॉन गाल्सवर्दी, अ वेरी फेमस राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। सो आज की वीडियो में हम उनकी बायोग्राफी एंड ऑल मेजर वर्क्स डिस्कस करेंगे। सो गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TGT PGT exam. And now discuss John Galsworthy. सो जॉन गाल्सवर्दी का जो टाइम पीरियड है वो है 1867 से 1933। ठीक है, 1867 से लेके 1933 इनका टाइम पीरियड है। इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 एंड प्लेस ऑफ बर्थ है इनका किंगस्टन हिल, सरे, इंग्लैंड, यूके। एंड डेट ऑफ डेथ डेथ हुई है इनकी, ही वॉज डाइड ऑन 31 जनवरी 1933, एज 65। ठीक है, 65 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी 31 जनवरी को, और ईयर था 1933। ब्रेन ट्यूमर से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। हैम्पस्टीड, लंदन, इंग्लैंड, यूके। ठीक है, पेरेंट्स कौन है इनके? जॉन गाल्सवर्दी। इनके फादर का नाम है जॉन गाल्सवर्दी, अ सॉलिसिटर एंड डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इन लंदन, जो कि एक वकील थे, है ना। और इनकी जो मदर है वो है ब्लैंच बैली। एजुकेशन कहाँ हुई है इनकी? सो एजुकेशन से रिगार्डिंग इनके दो मतलब आपको ध्यान रखने हैं। एक तो हैरो स्कूल से इनकी स्कूलिंग हुई थी फ्रॉम 1881, 1881 से लेके 1886, 1886 तक इनकी जो स्कूलिंग हुई है वो हैरो स्कूल के अंदर हुई। एंड फिर इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने एडमिशन लिया न्यू कॉलेज, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ठीक है, स्पाउस मतलब वाइफ हैं एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर, इनसे इनकी शादी हुई थी 1905 में, 1905 में। ऑक्यूपेशन है 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट हैं, नोवेलिस्ट हैं एंड प्ले राइट हैं। ऑनर्स इन 1921 इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पेन लिटरेरी क्लब। ठीक है, तो 1921 में क्या है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे पेन के। पेन एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है पोइट एसेइस्ट नोवेलिस्ट का। ठीक है, एंड 1929 ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला इनको, एंड 1932 नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। ठीक है, सो नोबल प्राइज़ भी मिला है इनको लिटरेचर के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कन्फर्ड ऑनरेरी डिग्री ऑन हिम। ठीक है, सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इनको ऑनरेरी डिग्री प्रदान की है, जैसे 1922 में सेंट एंड्रयूज़, मैनचेस्टर, डबलिन, कैम्ब्रिज, सीफील्ड, ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इन्हें ऑनरेरी डिग्री प्रदान की है। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। द पॉपुलरिटी ऑफ हिज फिक्शन waned quickly after his death, but the hugely successful adaptation of the Forsyte saga in 1967 renewed the interest in the writer. A number of John Galsworthy letter and papers are held at the University of Birmingham Special Collection. नाउ वी डिस्कस हिज बायोग्राफी इन डिटेल। ठीक है, अब हम उनकी जो बायोग्राफी है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ठीक है, वो सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुए थे। इसका क्या मतलब है कि वो सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुए थे? इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, हिज फादर जॉन गाल्सवर्दी वॉज अ सॉलिसिटर। ठीक है, उनके जो फादर थे जॉन गाल्सवर्दी, वो एक सॉलिसिटर थे, मतलब लॉयर थे, वकील थे। फ्रॉम 1881, ठीक है, 1881 से लेके 1886, 1886 ही अटेंडेड हैरो स्कूल। ठीक है, 1881 मतलब 1881 से लेके 1886 तक वो हैरो स्कूल में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। एंड देन ही वेंट ऑन टू स्टडी लॉ एट न्यू कॉलेज, और फिर बाद में लॉ की स्टडी करने के लिए न्यू कॉलेज में चले गए। यानी कि न्यू कॉलेज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आता है, उसमें ये इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री ली वहाँ से, यानी ग्रेजुएशन के लिए वहाँ चले गए ऑक्सफोर्ड। इन 1890 ही वॉज कॉल्ड टू द बार एट लिंकन इन। ठीक है, तो 1889 यानी 1889 में इन्होंने अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी विद सेकेंड डिवीज़न, और 1890 में इनको बार बुलाया गया, क्योंकि इनके जो फादर थे वो खुद एक वकील थे और वो चाहते थे कि इनका बेटा भी एक वकील बने।
बट इनको कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं वकालत में। इन 1891 ही जर्नीड राउंड द वर्ल्ड फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 1891 में इन्होंने वर्ल्ड मतलब टूर किया, क्योंकि ये जो है बाहर इनको बुलाया गया तो इन्होंने मना कर दी, बहुत ही प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और फिर इन्होंने मना कर दी। तो इनके जो फादर थे गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी, वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब वही एक मैटर की मतलब जांच करने के लिए इनको जो है कनाडा भेज दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इनका टूर स्टार्ट हो गया। इन 1891 ही जर्नीड अराउंड द वर्ल्ड फॉर 2 ईयर्स। 2 साल तक फिर ये घूमते रहे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड साउथ सीज। पहले कनाडा गए और फिर ऑस्ट्रेलिया गए, फिर एशिया एंड साउथ सीज ये घूमते रहे। इन 1895 ही बिगन एन अफेयर विद एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। 1895 यानी कि 1895 में इनका क्या हुआ कि एक अफेयर स्टार्ट हो गया एडा नेमेसिस पियर्सन के साथ, द वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर आर्थर गाल्सवर्दी, जो कि उनके भाई है ना, उनके भाई थे मेजर आर्थर गाल्सवर्दी, उनकी वाइफ थी। तो उनसे इनका अफेयर हुआ। 10 years later, after her divorce, they married on 23rd September 1905। तो 10 years later यानी 10 साल के बाद जब उनका डाइवोर्स हो गया उनके हस्बैंड से, यानी कि इनके भाई, इनके कजिन मेजर आर्थर से, एडा का, तो इन्होंने इनसे शादी कर ली 1905 में। ठीक है, तो यानी कि जो अफेयर इनका स्टार्ट हुआ था 1895 में, यहाँ पे 10 साल लग गए उसको एक मैरिज में कन्वर्ट होने में। इन 1897, 1897 यानी कि 1897, ये वो ईयर है जब गाल्सवर्दी अपना कैरियर, लिटरेरी कैरियर है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द फोर विंड्स। तो इन्होंने अपना जो लिटरेरी कैरियर है उसकी शुरुआत की थी फ्रॉम द फोर विंड के पब्लिकेशन के साथ, जो कि उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो आया 1897, 1897 में, पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम जॉनसन जॉन। ठीक है, जॉन सन ऑफ जॉन। और ये जो कलेक्शन आया था उनका शॉर्ट स्टोरी का फ्रॉम द फोर विंड, ये उनके पेन नेम से पब्लिश हुआ था, जॉनसन जॉन मतलब सन ऑफ जॉन। ठीक है, तो जो फर्स्ट कलेक्शन आया इनका गाल्सवर्दी का, वो उनके खुद के रियल नेम से नहीं आया था। ये क्वेश्चन भी आते हैं ना कि उनके अर्ली वर्क्स किस नाम से पब्लिश हुए थे, तो इनके जो अर्ली वर्क्स थे वो इनके स्यूडोनेम जॉनसन जॉन से पब्लिश हुआ करते थे, क्योंकि इनके जो फादर थे उनको पसंद नहीं था, ये उनसे छुप के राइटिंग किया करते थे, तो इसीलिए इन्होंने कभी ओरिजिनल नाम का यूज़ नहीं किया था। ये क्या कर इन्होंने क्या किया, एक सीडोनेम यूज़ किया, जॉनसन जॉन, और इस उससे इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क पब्लिश करवाया फ्रॉम द फोर विंड, जो कि जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, और इससे इन्होंने अपने मतलब कैरियर की शुरुआत की। इट वॉज अ फेलियर, जो कि एक फेलियर था। ही कॉल्ड इट माई फर्स्ट सिन, इसको इन्होंने कहा कि ये मेरा जो है फर्स्ट सिन है, ऐसे इन्होंने कहा था। जैसे विलियम शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस को कहा है ना, फर्स्ट सिन, इसी तरीके से इन्होंने अपने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को फर्स्ट सिन बोला था। सेवरल ऑफ हिज अर्ली नोवेल्स वर पब्लिश्ड अंडर द सीडोनेम ऑफ जॉन सिन जॉन। तो अर्ली नोवेल्स उनके काफ़ी सारे मतलब पब्लिश हुए जो इसी नाम से थे, जॉन सिन जॉन। ठीक है, सो याद रखना कि जो अर्ली नोवेल उनके जो थे जितने भी, मतलब 1904 से पहले, 1904 में जो उनका नोवेल आता है आइलैंड फेरिसिस, वो उनके खुद के रियल नाम से पब्लिश हुआ था। बाकी जो नोवेल्स थे उनके, वो इसी सीडोनिम से पब्लिश हुए थे, जॉन सेन जॉन से। ठीक है, सो आप लोग ये याद रखना। नेक्स्ट है 1899, इज फर्स्ट फुल लेंथ नोवेल जॉसिलिन वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ जॉनसन जॉन। फिर 1899, 1899 में उनका जो फर्स्ट फुल लेंथ नोवेल जॉसिलन पब्लिश हुआ, यानी कि इससे पहले जो नोवेल पब्लिश हो रहे हैं वो फुल लेंथ नहीं होंगे, छोटे होंगे, मिडिल लेंथ के थे। ठीक है, जो फुल लेंथ नोवेल था ये जॉसिलन था, इसलिए इससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि जो उनका जो जॉसिलन है वो क्या है। ठीक है, तो ये इनका एक फुल लेंथ नोवेल है जो इनका 1899 में पब्लिश हुआ, और नेम वही था इनका, जॉनसन जॉन। इन 1904, ये वाला जो ईयर है आप याद रखना, 1904, क्योंकि ये वो ईयर है जिससे उनके खुद के नाम से उनके जो वर्क हैं वो अब पब्लिश होने लग जाएंगे। ठीक है, सो इन 1904 ही बेड गुड बाय टू हिज पेन नेम एंड स्टार्टेड राइटिंग अंडर हिज रियल नेम। तो 1904 में उन्होंने अपना जो पेन नेम था जॉनसन जॉन, उसको गुड बाय कर दिया, यानी गुड बाय कह दिया, एंड स्टार्टेड राइटिंग अंडर हिज रियल नेम, और अपने रियल खुद के नाम से वो अपनी राइटिंग जो है करने लगे। द आइलैंड फेरिसिस वॉज हिज फर्स्ट वर्क दैट अपीयर्ड अंडर हिज ओन नेम।
तो ये वो वर्क है आइलैंड फेरिसेस जो कि उनके खुद के नाम से पब्लिश हुआ था। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। In 1906, he met with his real success with his first play, The Silver Box. 1906 में उनका जो है सक्सेस मिली उनको, क्योंकि उनका जो फर्स्ट प्ले आया था सिल्वर बॉक्स वो ब्लॉकबस्टर हिट कर गया, तो उससे उन्हें काफ़ी सफलता मिलने लगी। अभी तक जो उनके नोवेल्स वगैरह आए थे उनको ऐसी कोई खास पहचान नहीं मिली थी। लेटर ऑन इन द ईयर हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल द मेन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 वॉज पब्लिश। ठीक है, तो ये जो 1906 ये ईयर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके कैरियर को लेकर रहा, क्योंकि उनका जो फर्स्ट नोवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वो भी इसी ईयर पब्लिश हुआ, एंड उनका जो फर्स्ट प्ले है द सिल्वर बॉक्स वो भी इसी ईयर पब्लिश हुआ, है ना। तो ये ईयर इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और सक्सेस मिली इनको, है ना। विच इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू द फोरसाइट सागा। तो ये जो मेन ऑफ प्रॉपर्टी इनका फर्स्ट नोवेल है, इनकी जो फर्स्ट ट्रायलॉजी आई थी फोरसाइट सागा, उसका फर्स्ट पार्ट है ये, है ना। जो फर्स्ट नोवेल है उस इनकी ट्रायलॉजी के अंदर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो फोरसाइट सागा है इनका जो फर्स्ट ट्रायलॉजी है उसके अंदर जो फर्स्ट नोवेल है वो ये वाला नोवेल इनका बन जाएगा। ठीक है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल है इनका। इन 1910 ही पब्लिश अ प्ले जस्टिस। ठीक है, तो उन्होंने अपना थर्ड प्ले पब्लिश किया 1910 में, ये जस्टिस, विच डील विद द पुवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस, जो कि डील करता है पुवर्टी से और क्लास इनजस्टिस से। इन 1914 एट द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही वॉज टू ओल्ड टू फाइट। ठीक है, तो 1914 यानी कि 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे उस समय तक लड़ने के लिए, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे उसमें। सो ही वर्कड इन ए होम फॉर डिसेबल्ड सोल्जर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो डिसेबल्ड सोल्जर थे, यानी कि जो उसमें वुंडेड सोल्जर थे और सोल्जर्स को काफ़ी सपोर्ट किया, उनकी हेल्प की। मतलब वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें उन्होंने एक तरह से सेवा, मतलब सेवा की, और इनडायरेक्टली उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि जो वो घायल सिपाही जो होते हैं उनकी मदद करके, ठीक है, डिसेबल सोल्जर्स थे, घायल थे, उनको सही करा के, इस तरीके से इन्होंने खूब सेवा की उन सैनिकों की। तो इसी के लिए इनको जो है नाइटहुड अवार्ड भी मिला था, मतलब मिला था क्या, घोषणा की गई थी, बट इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था उसके लिए। तो इसी सर्विस के लिए था जो इन्होंने ह्यूमन सर्विस दी थी अपनी। ठीक है, इन 1916, ये भी इंपॉर्टेंट ईयर है, ही मेड अ टूर ऑफ द स्लॉटर हाउसेज इन इंग्लैंड एंड रोट अ रिपोर्ट ऑन ह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स। ठीक है, तो 1916 में उन्होंने एक स्लॉटर हाउस में विजिट की और उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी ह्यूमन मेथड ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स, यानी कि अपोज किया था उन्होंने, है ना। जो स्लॉटरिंग होती है एनिमल्स की, जानवरों से वो बेहद प्यार करते थे। ठीक है, जो कुत्ते बिल्ली होते थे जितने भी, वो उनके पैट एनिमल्स रहते थे, उनके घर में भी वो बहुत मतलब जैसे कुत्तों को रोटी खिलाना, बिल्लियों का ध्यान रखना, ऐसे वो उनको जानवरों से बहुत लगाव था। तो जो स्लॉटरिंग होती थी जानवरों की उसका उन्होंने फिर अपोज किया, क्योंकि उनका नेचर था, है ना। तो वहाँ पर ये गए। ही रिफ्यूज्ड नाइटहुड फॉर 1917 फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज ऑन प्रिंसिपल सेइंग दैट राइटिंग वॉज इन इट सेल्फ ओन रिवॉर्ड। ठीक है, सो नाइटहुड अवार्ड उनको दिया जाना था, है ना, 1918 के लिए, और जिसकी घोषणा हो गई थी 1917 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि उनको नाइटहुड अवार्ड कब मिला था, तो मिला तो था ही नहीं, सिर्फ इसकी घोषणा हुई थी, अनाउंसमेंट हो गई थी 1970 में दिसंबर में, कि जो 1918 में इनको नाइटहुड का जो है अवार्ड मिलेगा। गाल्सवर्दी का नाम नॉमिनेटेड था, बट इन्होंने क्या किया था कि इसको डिक्लाइन कर दिया था, ये कह के कि जो है लिटरेचर क्या है अपने आप में, राइटिंग अपने आप में उनका एक अवार्ड है, तो उनको कोई अवार्ड नहीं चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर वॉज टू अनाउंस हिज नेम ऑन 1 जनवरी 1918। तो जो नाम उनका अनाउंस किया गया था वो वही है ना, वही ईयर है 1918 के लिए, 1 जनवरी 1918 के लिए अनाउंस किया गया था। दिस शिकागो डेली ट्रिब्यून लंदन वेडनेसडे January 2, 1918। तो ये वो न्यूज़पेपर है जहाँ पर उनका नाम अनाउंस हुआ था, है ना, जो न्यूज़पेपर में आया था। ही वॉज इलेक्टेड द एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन। तो उनको फर्स्ट पेन का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। पेन एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन होता है पोइट, एसेइस्ट, नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट का, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इन 1921 में। ठीक है,
Paine, an international body of poets, playwright, essayist, and novelist in 1921 and was given the Order of Merit in 1921. इसके साथ ही उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था 1921 1929 में, ठीक है। फिर इनको नोबल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर के लिए, ठीक है। सो 1932 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, ये याद रखना आप लोग। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ही वॉज टू इल टू अटेंड द नोबल अवार्ड सेरेमनी। सो वो इतने ज़्यादा मतलब बीमार थे कि वो जो नोबल अवार्ड सेरेमनी थी उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। सो वो गए नहीं थे, उनकी जगह कोई और गया था अवार्ड लेने के लिए, ठीक है, तो वो गए नहीं थे। ही डोनेटेड द प्राइज मनी टू ए ट्रस्ट मीट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेन। सो जो पेन के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, तो उसी की वेलफेयर के लिए इन्होंने जो डोमिनेट ये जो नोबल प्राइज़ का जो इनको मनी मिला था, है ना, वो डोनेट कर दिया था, वो जो प्राइज़ मनी था इसी के वेलफेयर के लिए। जो पेन जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है, इसकी भलाई के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अपना पूरा के पूरा पैसा दान कर दिया था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आदमी थे, कहने का मतलब ये है। ही लिव्ड फॉर द फाइनल 7 years ऑफ हिज लाइफ एट बरी, ठीक है। तो जो फाइनल 7 years यानी कि अपनी लाइफ के जो लास्ट के 7 साल थे, वहाँ ये बरे में रहे, इन वेस्ट ससेक्स, ठीक है। ही डाइड फ्रॉम ए ब्रेन ट्यूमर। ये डाइड मतलब इनकी डेथ किससे हुई है? ब्रेन ट्यूमर से। एट इज़ लंदन होम, अपनी अपना जो इनका लंदन का जो घर था, है ना, जिसका नाम है ग्रोव लोज, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। हैम्स्टीड, है ना, ये पूरा नाम है इनके लंदन वाले घर का, है ना। ही डाइड फ्रॉम ए ब्रेन ट्यूमर एट हिज लंदन होम ग्रोव लोज हैम्स्टीड। हिज एशेज वर स्कैटर्ड टू द विंड अकॉर्डिंग टू हिज लास्ट विश। तो इनकी जो एशेज थी, मतलब जो राख होती है ना मरने के बाद, जो डेड पर्सन होता है उसकी जो राख होती है, उसको वहीं पर स्कैटर्ड कर दिया गया था। वह जो है किंगस्टन हिल है ना, जो सरी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उस हिल के ऊपर उस राख को बिखेर दिया गया था, जब क्योंकि इनकी विश थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू की विश थी ना कि मेरे मरने के बाद मेरी राख को ऐसे मतलब कर देना, वैसे ही इन्होंने भी अपनी विश रखी थी कि मेरे मरने के बाद जो मेरी राख है उसको यहाँ पर स्कैटर कर देना। सो एज पर हिज विश, उनकी जो एशेज थी उसको स्कैटर कर दिया गया था ओवर द हिल, ओके। एंड गाल्सवर्दी हैड ए यूनिक हैबिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, कि गाल्सवर्दी की एक यूनिक हैबिट थी, यूज टू टर्न एन ओल्ड नोवेल इनटू ए न्यू प्ले बाय चेंजिंग नेम्स, शिफ्टिंग सीन्स एंड सब्सटीट्यूटिंग डायलॉग फॉर नैरेटिव, ठीक है। तो उनकी एक हैबिट क्या थी कि वो ओल्ड जैसे नोवेल होता था कोई, तो उसको चेंज कर देते थे एक न्यू प्ले में बाय चेंजिंग मतलब सीन्स और नेम और थीम वगैरह उसकी चेंज करके, और सब्सटीट्यूटिंग डायलॉग नैरेटिव वगैरह चेंज करके उसको एक नए प्ले में कन्वर्ट कर देते थे, है ना। ऐसे ही उन्होंने अपना आइलैंड फेरिसिस जो उनका नोवेल है उन्होंने कंपोज किया था अपना प्ले द पिजन। हिज नोवेल आइलैंड फेरिसिस 1904 रीअपियर्ड एज ए प्ले द पिजन, ठीक है। तो इनका ये जो नोवेल है, जो हैबिट है उनकी, इसमें उनकी दिखाई देती है। जो आइलैंड फेरिसिस है, इनका जो नोवेल इनके खुद के नाम से आया था, उसको इन्होंने एक प्ले के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, एंड बाद में उस प्ले का नाम रख दिया था पिजन 1912। नाउ वी डिस्कस मेजर वर्क्स ऑफ गाल्सवर्दी, ठीक है। गाल्सवर्दी के मेजर वर्क्स हम डिस्कस करेंगे। अर्ली वर्क्स अंडर सीडोनेम जॉनसन जॉन, ठीक है। तो जो गाल्सवर्दी हैं उनके जितने भी स्टार्टिंग के वर्क्स हैं वो उनके सीडोनिम्स के मतलब उनके सीडोनिम से पब्लिश हुए थे, जो कि था जॉनसन जॉन, सन ऑफ जॉन। इससे उनके अर्ली वर्क्स पब्लिश हुए थे, जितने भी उनके अर्ली वर्क्स थे। जैसे कि सबसे पहले उनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एक पब्लिश हुआ था, फ्रॉम द फोर विंड, ठीक है, इन 1897 1897 में, फ्रॉम द फोर विंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये इनका पब्लिश हुआ। और इसी के पब्लिकेशन के साथ, विद द पब्लिकेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर वर्क, ही स्टार्ट हिज लिटरेरी कैरियर, उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया, और इसको भी उन्होंने जॉनसन जॉन से पब्लिश करवाया था। एंड देन 1901 1901 में ए मैन ऑफ डिवाइन नोवेल आया उनका, जो कि एक नोवेला था। नोवेला क्या होता है? नोवेल से शॉर्ट होता है, ठीक है। 1901 में आया उनका एक और नोवेल, ए नाइट। ये भी एक नोवेला था, यानी कि फुल लेंथ नोवेल ये नहीं था। नेक्स्ट इनका 1901 में आया द साइलेंस, ये भी एक इनका नोवेला था, फिक्शन है। साल्वेशन ऑफ फोरसाइट, ये भी 1901 में आया। और जॉनसन जॉन यानी कि जो सीडोनिम है उसी से ये पब्लिश हुए थे इनके वर्क्स। फिर इनके नोवेल्स आए हैं, और बाकी जो नोवेल्स हैं जैसे 1898
1898 में इनका फुल लेंथ नोवेल जॉसिलिन पब्लिश हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया तो ये सीडोनिम से ही, मतलब पब्लिश तो वही इनका जो सीडोनिम था जॉनसन जॉन, उससे पब्लिश हुआ था, लेकिन ये इनका एक फुल लेंथ नोवेल था, ठीक है। यानी कि जिस जो नोवेला होता है वो एक मिडिल लेंथ नोवेल होता है ना। और ये जो जॉसिलिन है ये फुल लेंथ नोवेल था इनका। 1900 में इनका विला रूबिन आया, ये भी एक फुल लेंथ नोवेल था इनका। 1904 में आया द आइलैंड फेरिसेस बाय हिज ओन नेम, सो ये आप याद रखना, ठीक है, ये इनके नोवेल हैं पूरे। एंड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया फिर 1906 में, जिससे कि इनको काफ़ी सक्सेस मिली, और ये इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी का फर्स्ट नोवेल भी है। 1907 में इनका द कंट्री हाउस आया, ठीक है। फिर 1909 में आया इनका फ्रेटर्निटी, है ना, जो कि लोअर क्लास से संबंधित है। एंड 1911 में आया इनका दी पैट्रिसियन, जो कि एरिस्टोक्रेटिक है। एंड 1913 में द डार्क फ्लावर लव नोवेल है ये उनका, ठीक है, जो कि 1913 में आया, और ये एक ओनली नोवेल है, मतलब मतलब एक सिंगल नोवेल है जो कि उनका एक लव नोवेल है, सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट 1915 में आया उनका नोवेल फ्रीलैंड्स, ठीक है। एंड 1917 में आया बियॉन्ड, ये भी नोवेल है उनका, ये सारे नोवेल्स हैं उनके, ठीक है। 1919 में आया द सेंट प्रोग्रेस। 1920 में आया द चांसरी। एंड 1921 में टू लेट। एंड 1922 में द फोरसाइट सागा। द फोरसाइट सागा इज द फर्स्ट ट्रायलॉजी ऑफ जॉन गाल्सवर्दी विच इज़ पब्लिश्ड इन 1922। 1922 में इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी पब्लिश हुई थी, जो कि फोरसाइट, जिसका नाम है फोरसाइट सागा, जिसके अंदर 3 नोबल और 2 इंटरल्यूड है ना, तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1924 में द वाइट मंकी। वाइट मंकी इनका, इनकी जो सेकंड ट्रायलॉजी है मॉडर्न कॉमेडी, उसका फर्स्ट नोवेल है ना, द वाइट मंकी। द सो आया इनका 1925 में, और अ साइलेंट वूइंग 1927, पासर वाई 1927। ये दोनों के दोनों जो ये वर्क है इनके, साइलेंट वूइंग एंड पासर वाई, ये दोनों क्या हैं, इंटरल्यूड हैं, ये दोनों इंटरल्यूड हैं, है ना, सेकंड जो इनकी ट्रायलॉजी है उसके अंदर। 1928 में आया इनका स्वान सॉन्ग, जो लास्ट नोवेल है इनकी सेकंड ट्रायलॉजी का, ठीक है, स्वान सॉन्ग। 1930 ऑन फोर साइड चेंज, ये है इनका एक नोवेल है। एंड फिर ये जो लास्ट की इनकी ट्रायलॉजी है, थर्ड ट्रायलॉजी, जो एंड ऑफ द चैप्टर, उसमें ये तीनों नोवेल है, उसमें कोई इंटरल्यूड नहीं था, तो आप लोग ये ध्यान रखना। 1931 में आया मेड इन वेटिंग। 1932 में आया फ्लोरिंग विल्डरनेस। एंड 1933 में आया ओवर दी रिवर। तो ये तीनों की तीनों जो नोवेल हैं, ये इनकी थर्ड ट्रायलॉजी है, ठीक है, एंड ऑफ द चैप्टर उसके पार्ट हैं, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। तो ये सभी इनके नोवेल्स हो गए। एंड आपको पता ही है कि 1933 में जॉन गाल्सवर्दी की डेथ हो गई थी ब्रेन ट्यूमर से, तो ये जो ट्रायलॉजी है इनकी, ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। एंड ठीक है, अब फिर यहाँ पे इनकी ट्रायलॉजी है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रायलॉजी इनकी आई थी 1922 में, है ना, अभी हमने डिस्कस किया। फर्स्ट ट्रायलॉजी आई 1922 में, द फोर साइड सागा इसका नाम है। इज अ सीरीज ऑफ 3 नोवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड, है ना, ये इसके अंदर 3 नोवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड हैं, उसकी ये सीरीज है। पब्लिश बिटवीन 1906 एंड 1921, इट इज़ हिज मास्टर पीस, ठीक है। तो 1906 से लेके 1921 तक के जितने भी नोवेल पब्लिश हुए थे वो इस ट्रायलॉजी के अंदर आ गए इनके। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये नोवेल है इनका। इंडियन समर ऑफ ए फोर साइट इंटरल्यूड है। इन चैंसरी, ये दूसरा नोवेल है, सेकंड नोवेल मतलब। अवॉकनिंग, ये सेकंड इंटरल्यूड है ना। एंड टू लेट, ये इनका थर्ड नोवेल है इस ट्रायलॉजी के अंदर। तो ये इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी है, इसको आप लोग याद रखना, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था। सेकंड ट्रायलॉजी है इनकी सीक्वल टू द फोर साइड सागा, है ना। फोर साइड सागा इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी है, और फिर इसी का सीक्वल आया सेकंड ट्रायलॉजी के रूप में, जिसका नाम है मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है। गाल्सवर्दी ओन सीक्वल टू द फोर साइड सागा केम इन ए मॉडर्न कॉमेडी रिटन इन द ईयर्स 1924 टू 1928। इसमें क्या क्या था, इसमें 3 नोवेल और 2 इंटरल्यूड इसमें भी थी। द वाइट मंकी, ठीक है, ये नोवेल है। द साइलेंट वूइंग, ये इंटरल्यूड है। अ सिल्वर स्पून नोवेल है, ये 1926 में नोवेल आया था इनका। ये वाइट मंकी आया था 1924 में, ठीक है, 1924।
और ये जो इंटरल्यूड है ये 1927 में, पासर बाई भी 1927 में, स्वान सॉन्ग इनका 1928 में आया, ये है ना। ये इस सेकंड ट्रायलॉजी का लास्ट नोवेल है। और ये जो सेकंड ट्रायलॉजी है ये पब्लिश हुई थी इनकी 1929 में, 1929 में, अ मॉडर्न कॉमेडी के नाम से। थर्ड ट्रायलॉजी में केवल 3 नोवेल थे, कोई इंटरल्यूड नहीं था, आपको पता ही है। गाल्सवर्दी रोट वन फर्दर ट्रायलॉजी, ओके, एंड ऑफ द चैप्टर कंप्राइजिंग। तो इनकी जो लास्ट ट्रायलॉजी है उसका नाम था एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है, जिसके अंदर कोई इंटरल्यूड शामिल नहीं था, केवल 3 नोवेल्स थे। फर्स्ट था मेड इन वेटिंग 1931, ठीक है। सेकंड था फ्लोरिंग विल्डरनेस 1932, एंड लास्ट ओवर द रिवर ऑल्सो नोन एज द वन मोर रिवर 1933, एंड इसके बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। दीज थ्री ट्रायलॉजीज आर पब्लिश्ड अंडर द कलेक्टिव टाइटल ऑफ द फोरसाइट क्रॉनिकल, ठीक है। अभी जो तीनों ट्रायलॉजी हैं ये भी एक इनको भी कलेक्टिवली एक नाम दिया गया, द फोरसाइट क्रॉनिकल के नाम से ये पब्लिश हुई। तो ये 3 ट्रायलॉजीज इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसमें 9 नोवेल हैं और 4 इंटरल्यूड हैं। एंड in 1994, Suleika Dawson wrote a sequel to The Foresight called The Foresight, The Saga Continue. तो फिर एक मॉडर्न राइटर हैं सुलेखा, उन्होंने इस पर काम किया, इनकी ट्रायलॉजी पर, जिसका नाम उन्होंने दिया है द फोरसाइट सागा कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किए सारे नोवेल्स थे वो गाल्सवर्दी के, और जो ट्रायलॉजी हैं उनकी तीनों, उसमें भी उनके नोवेल्स को ही शामिल किया गया और इंटरल्यूड है, ठीक है। प्लेस तो है नहीं है ट्रायलॉजी के अंदर, अब हम उनके प्लेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लेस ऑफ गाल्सवर्दी फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट प्ले है गाल्सवर्दी का द सिल्वर बॉक्स, इस फर्स्ट प्ले जो कि 1906 में आया है ना, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ ही आया था, और इससे अपार सफलता इनको मिली। सेकंड प्ले है इनका दी जॉय, है ना, 1907, एंड द कंट्री हाउस 1907, ये प्ले है इनका, एक नोवेल भी है ना। 1909 में इनका सेकंड जो फेमस प्ले आया स्ट्राइफ, ठीक है, स्ट्राइफ, जिसमें आपको पता ही है हड़ताल है दिखाई गई है, मजदूर और जो पूंजीवाद है, कैपिटलिस्ट हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट दिखाया गया है। एंड जो थर्ड मेजर प्ले है इनका जस्टिस, जो एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है, वो इनका 1910 मतलब 1910 में पब्लिश हुआ जस्टिस, जिसमें कि लीगल सिस्टम की बात इन्होंने की है ना, लीगल सिस्टम इसकी थीम है। 1912 में आया द पीजन, है ना, पीजन इन्होंने कंपोज किया था आइलैंड फेरिसेस पे। आइलैंड फेरिसेस एक नोवेल था जिसमें इन्होंने वही इनकी जो एक यूनिक हैबिट थी, चेंजिंग नेम शिफ्ट एंड डायलॉग वगैरह चेंज करके ये एक नोवेल को एक ड्रामा में कन्वर्ट कर देते थे, तो वैसे ही इन्होंने इस पीजन को बनाया था। तो ये 1912 में आया। 1912 1912 में अनदर प्ले वॉज पब्लिश द एल्डेस्ट सन आया। फिर इनका है 1913 में फ्यूजिटिव, एंड 1914 में द मोब, एंड 1914 अ बिट ऑफ लव, एंड द फाउंडेशंस, एंड 1920 में द स्किन गेम। तो ये फेमस प्ले हैं गाल्सवर्दी के। 1921 6 शॉर्ट प्लेज 1 एक्ट प्ले, मतलब गाल्सवर्दी ने कुछ शॉर्ट प्ले लिखे हैं जो सिर्फ मतलब 1 एक्ट प्ले हैं उनके, है ना। तो वो 6 हैं, जैसे कि द फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड लास्ट ही उनका शॉर्ट प्ले है। लिटिल मैन, ये भी इनका एक शॉर्ट प्ले, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। होल मार्क्ड सैटारिक ट्रिफिल, डिफीट, अ टीनी ड्रामा, द सन, अ सीन, पंच एंड गो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पंच एंड गो, अ लिटिल कॉमेडी, एंड 1922 विंडो, एंड 1922 अ फैमिली मैन, एंड 1922 लॉयल्टीज, ठीक है। मतलब ये जो 6 प्ले थे ना, ये इनके शॉर्ट प्ले की कैटेगरीज में हैं। 1921 में आए ये सभी के सभी प्लेज इनके 1921 में आए, ये 6 शॉर्ट प्ले हैं इनके। फिर 1922 1922 में इनका विंडो प्ले आया, फिर 1922 में फैमिली मैन आया, फिर 1922 में इनका लॉयल्टीज़ आया है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। 1924 में आया द फॉरेस्ट, 1926 में द स्केप, एंड 1929 में एग्जाइल्ड, एंड 1929 में द रूफ, 1935 में द विंटर गार्डन, ठीक है। कुछ पोइम्स भी लिखी हैं गाल्सवर्दी ने, ठीक है, जैसे कि मूड सॉन्ग एंड डॉगरल, ठीक है, ये इनके पोइट्री कलेक्शन का नाम है। 1912 में आया। 1921 में एक और कलेक्शन आया इनका पोइट्री का, द बेल्स ऑफ पीस। 1926 में आया वर्सेस ओल्ड एंड न्यू पास्ट, अ ड्रीम,
है ना, एरेंट्री, डेवॉन टू मी, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड टू फ्री मैन, एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बिकेट, नोट गाल्सवर्दी हैज़ रिटेन इन ऑल अराउंड लेस देन 100 पोइम्स। ठीक है, तो टोटल इन्होंने कुछ 100 पोइम्स के आसपास इन्होंने लिखी थी। So guys, this is all about John Galsworthy. Thanks for watching this video. Thank you so much. क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों से, गाल्सवर्दी वॉज बोर्न ऑन। गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? सो आंसर इज़ 14 अगस्त 1867 को गाल्सवर्दी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गाल्सवर्दी वॉज बोर्न एट। गाल्सवर्दी कहाँ पैदा हुए थे? तो प्लेस है किंगस्टन टाउन, लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, किंगस्टन टाउन में, लंदन में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। ये जो टाउन है उनका किंगस्टन, ये किस रिवर के किनारे है, स्थित है? सो आंसर इज टेम्स। ये टेम्स नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ। ये किसके बेटे थे? सो इनके फादर एक लॉयर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गाल्सवर्दी बिगिन हिज लिटरेरी करियर एज। गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी कैरियर किस रूप में स्टार्ट किया था? सो इन्होंने अपना जो लिटरेरी कैरियर है एज ए नोवेलिस्ट स्टार्ट किया था। सो आंसर अ नोवेलिस्ट। नेक्स्ट है, गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू। गाल्सवर्दी बिलोंग करते हैं, तो गाल्सवर्दी 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न पोइट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। जो गाल्सवर्दी की ट्रेजेडी हैं उन्हें कहा जाता है सोशल ट्रेजेडी। ओके, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडी आर कॉल्ड सोशल ट्रेजेडी। नेक्स्ट पॉइंट है 8, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ए स्यूडोनिम ऑफ। ठीक है, बहुत सारे नोवेल्स हैं गाल्सवर्दी के, यानी कि जो उनके स्टार्टिंग के नोवेल हैं वो उन्होंने एक स्यूडोनिम से लिखे थे। वो स्यूडोनिम क्या था उनका? सो जॉन सेंट जॉन इनका स्यूडोनिम था जिससे वो अपने नोवेल्स लिखा करते थे। नेक्स्ट है 9, द प्लेस ऑफ गाल्सवर्दी आर कंसर्न विद। गाल्सवर्दी के प्लेस कंसर्न करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोशल लाइफ, यानी कि जो मॉडर्न सोशल लाइफ है की जो समस्याएं हैं वो उनके प्लेस के अंदर दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द कन्फ्लिक्ट इन गाल्सवर्दी प्लेस जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन। ठीक है, गाल्सवर्दी के प्लेस के अंदर हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना। तो जनरली ये कन्फ्लिक्ट होता है टू पावरफुल सोशल फोर्सेस। ठीक है, टू पावरफुल सोशल फोर्सेस के बीच में ये कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 11, द टाइटल ऑफ गाल्सवर्दी प्लेस आर चूजन बाय द ड्रामेटिस्ट अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर वही मतलब है कहने का कि जो प्ले की थीम होती है, जो भी प्ले के अंदर दिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही उस प्ले का टाइटल गाल्सवर्दी के द्वारा दिया जाता है। द प्ले डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इज नेम। जैसे कि उनका स्टाइप प्ले है, उसमें क्या दिखाया गया है? कैपिटल और लेबर क्लास के बीच में एक कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, तो उन्होंने उसी थीम के बेस पर उस प्ले को टाइटल दे दिया स्ट्राइफ। इसी तरीके से उनका नेक्स्ट प्ले है जस्टिस, द प्ले डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस। तो उसमें क्या है कि वो उसमें जस्टिस की प्रॉब्लम को दिखाया गया है, उन्होंने हाईलाइट किया है इंग्लैंड में जो कानून व्यवस्था है उसको दिखाया है, तो उसका नाम उन्होंने जस्टिस दिया है। ऐसे ही द प्ले डीलिंग विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड न्यूली रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास इज़ कॉल्ड द स्किन गेम। यानी कि जो थीम होती है उनके प्ले की बेसिकली उसी पर बेस्ड उनका टाइटल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ गाल्सवर्दी वॉज। यानी गाल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल था, तो उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 1906 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है 13, विच नोवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज़ कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। गाल्सवर्दी का कौन सा नोवेल है जिसे उनका मास्टरपीस समझा जाता है? तो ये है उनका इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। ठीक है, बेसिकली फोरसाइट सागा उनका मास्टरपीस है। नेक्स्ट पॉइंट है 14, हु रोट द फॉरवर्ड
ऑफ द नोवेल बाम्बी अ लाइफ इन द वुड्स बाई फेलिक्स साल्टन। ठीक है, ये नोवेल है बाम्बी, इसका फॉरवर्ड किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर है जॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी के द्वारा इस प्ले का फॉरवर्ड लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 15, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डिमॉन्स्ट्रेट हिज कंसर्न विद द प्लाइट ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है, सो आंसर इज जस्टिस। जस्टिस दिखाता है द प्लाइट ऑफ प्रिजनर्स। नेक्स्ट पॉइंट है 16, द गाल्सवर्दी वर्क दैट अर्न हिम नेम एंड फेम। गाल्सवर्दी का वो कौन सा वर्क है जिसने उन्हें नेम एंड फेम दिलवाया? सो ये है द फोर साइड सागा, ये उनका मास्टरपीस है और इसी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और इसी की वजह से उन्हें नेम फेम सब कुछ मिला। नेक्स्ट पॉइंट है 17, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज़ द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। ठीक है, किस ईयर में गाल्सवर्दी ने जो नाइटहुड ऑफर है वो उन्हें दिए जाना था, उसके लिए उन्होंने रिफ्यूज़ किया था? सो आंसर है ही रिफ्यूज़ड ऑन 1 जनवरी 1918। ठीक है, इन्होंने 1918 1 जनवरी को रिफ्यूज़ कर दिया था नाइटहुड ऑफर। बट द अवार्ड वॉज गिवन फॉर द ईयर 1917। ठीक है, लेकिन ये जो अवार्ड था ये दिया जाना था 1917 ईयर के लिए, 1917 के लिए दिया जाना था। रिफ्यूज़ किया था उन्होंने 1918 में, 1 साल बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 18, केम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन। पेन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे ये आपको बताना है। तो पेन एक इंटरनेशनल संस्था है। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोइट, प्ले राइट, एडिटर्स, एसेइस्ट एंड नोवेलिस्ट। ठीक है, ये इन लोगों की एक संस्था है जिसको बनाया गया था इन 1921 में, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट पॉइंट है 19, इन विच ईयर वॉज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। किस ईयर में गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के लिए? सो आंसर इज़ 1932। 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट पॉइंट है 20, द डार्क फ्लावर बाई जॉन गाल्सवर्दी इज़ ए। गाल्सवर्दी का डार्क फ्लावर है, तो बेसिकली ये इनका एक लव नोवेल है। सो आंसर इज़ अ लव नोवेल। नेक्स्ट पॉइंट है 21, ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, लव बियॉन्ड मीजर, बियॉन्ड डेथ, इट नियरली किल्स बट वन वुड नॉट हैव बीन विदाउट इट। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स किस प्ले से ली गई हैं गाल्सवर्दी के, आपको बताना है। सो ये गाल्सवर्दी का प्ले है बियॉन्ड, जो कि आया था 1917 में। नेक्स्ट पॉइंट है 22, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, देयर आर थिंग्स दैट आई कैन नॉट मेक क्लियर, because you are willfully blind to all that I believe in. The above lines are taken from। ये जो लाइन्स हैं ये गाल्सवर्दी के किस प्ले से ली गई हैं? तो आंसर इज़ सेंट प्रोग्रेस। सेंट प्रोग्रेस से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 23, द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। ठीक है, गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है? सो ये उनका प्ले फैटर्निटी है। नेक्स्ट पॉइंट है 24, गाल्सवर्दीज नोवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ सो क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है 25, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। यानी गाल्सवर्दी अपने जो प्लेज लिखते हैं वो किसके मॉडल पर आधारित हैं? गाल्सवर्दी के उनके खुद के प्ले किसके मॉडल पर आधारित होते हैं? सो ये हैं हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन के मॉडल पर गाल्सवर्दी के प्रॉब्लम प्ले बेस्ड होते हैं। पॉइंट है 26, व्हाट इज़ गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स। फ्रॉम द फोर विंड्स क्या है? तो ये उनका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है जो कि आया था 1897 में। नेक्स्ट पॉइंट है 27, व्हाट इज़ गाल्सवर्दी जोसेलन। सो एक नोवेल है। नेक्स्ट है गाल्सवर्दीज कंट्री हाउस प्रेजेंट। गाल्सवर्दी का कंट्री हाउस प्रेजेंट करता है द अपर क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है 29, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज़। गाल्सवर्दी का मास्टरपीस है, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस माना जाता है फोरसाइट सागा को। बेसिकली ये इनकी जो फर्स्ट ट्रायलॉजी है उसी को फोरसाइट सागा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1922 में आई थी, जिसमें क्या है 2 इंटरल्यूड एंड 3 नोवेल का कलेक्शन है। सो आंसर आपका हो जाएगा फोरसाइट सागा। नेक्स्ट पॉइंट है 30, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज़। इनका फाइनेस्ट लेटर ड्रामा है लॉयल्टीज़। नेक्स्ट है
द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज़ डिपिक्टेड इन, क्लास इन्फ्लुएंस डिपिक्ट किया गया है इनके प्ले लॉयल्टीज़ में, जो कि 1922 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है 32, गाल्सवर्दी इज़, गाल्सवर्दी हैं अ रियलिस्ट बोथ मिनेट एंड डेलिकेट। ठीक है, ये एक रियलिस्ट है। रियलिस्ट वही इंसान होता है जो समाज में होने वाली जो रियलिटी है उसको अपने प्ले में दिखाता है, तो ऑफकोर्स ये एक रियलिस्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट है 33, विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्न हिम नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। गाल्सवर्दी के किस वर्क की वजह से उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, तो ये इनका द फोर साइड सागा है, इनका मास्टरपीस, जिसकी वजह से इन्हें लिटरेचर में नोबल प्राइज़ मिला, नेम मिला, फेम मिला। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी भी इसी नाम से है, द फोर साइड सागा, विच केम इन 1922। नेक्स्ट पॉइंट है 34, द वर्ल्ड इज़ अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर इज़ लॉट ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट, द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन्स हैं गाल्सवर्दी के मैन ऑफ डेमन से ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 35, नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन दिस लाइफ, they were so sure they had all eternity to do it in, love could never come to full fruition till it was destroyed, the above lines are taken from। ये गाल्सवर्दी के किस प्ले से ली गई हैं, तो ये उनके फ्रेटर्निटी से ली गई हैं ये लाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट है 36, गाल्सवर्दी वॉज द मेंबर ऑफ ए ब्रिटिश रेडिकल एडवोकेसी ग्रुप फॉर्म्ड बाई हेनरी एस सॉल्ट, द ग्रुप वॉज। ठीक है, गाल्सवर्दी जो थे ब्रिटिश रेडिकल एडवोकेसी ग्रुप के मेंबर थे, जिस ग्रुप को हेनरी एस सॉल्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ग्रुप का नाम ये बताना है आपको, द ह्यूमैनिटेरियन लीग। ठीक है, इस ग्रुप के ये मेंबर थे जिसे बनाया गया था हेनरी एस सॉल्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 37, द वैल्यू ऑफ सेंटिमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, the value of sentiment is the amount of sacrifice you are prepared to make for it, the above lines is taken from। ये जो लाइन्स हैं ली गई हैं विंडोज से ली गई हैं। नेक्स्ट है 38, इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन ली गई हैं गाल्सवर्दी के स्वान सॉन्ग से, विच केम इन 1928 में आया था, और उनकी सेकंड ट्रायलॉजी अ वाइट मंकी का ये लास्ट नोवेल है। नेक्स्ट पॉइंट है 39, वंस आइज आर व्हाट वन इज़, वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स। ओके, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स ली गई हैं गाल्सवर्दी के फ्लोरिंग विल्डरनेस से। फ्लोरिंग विल्डरनेस गाल्सवर्दी की जो थर्ड ट्रायलॉजी है उसका ये कलेक्शन है, उसका भाग है। पॉइंट है 40, देयर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, डोंट से इन पावर व्हाट यू से इन ऑपोजिशन, इफ़ यू डू you only have to carry out what the other fellows have found impossible, the above lines are taken from। ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये गाल्सवर्दी के फ्लोरिंग विल्डरनेस से ली गई हैं, विच केम इन 1932, जो कि 1932 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है 41, आर्ट इज़ द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट, फॉर आर्ट इज़ नेवर डॉगमेटिक, होल्ड नो ब्रीफ फॉर इट सेल्फ, यू मे टेक इट और यू मे लीव इट, you may take it or you may leave it, the above lines are taken from। ये लाइन्स गाल्सवर्दी के वेग थॉट ऑन आर्ट से ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 42, the beginning and ending of all human undertaking are untidy, the building of a house, the writing of a novel, the demolition of a bridge, and eminently the finish of a voice। ठीक है, यानी कि सब कुछ, सबका क्या होना, एक अंत होना है लास्ट में। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ओवर द रिवर। ओवर द रिवर से ये लाइन्स ली गई हैं। ओवर द रिवर उनका जो थर्ड ट्रायलॉजी है, ठीक है, उसका ये पार्ट है जो कि आया था 1933 में। नेक्स्ट पॉइंट है 43, हाउ टू सेव द ओल्ड दैट वर्थ सेविंग, वेदर इन लैंडस्केप, house, manners, institutions or human types is one of our greatest problem and the one that we bother least about, the above lines are from। ये lines ली गई हैं over the river से।
नेक्स्ट है 44, आर्ट इज़ द वन फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी इन द होल वर्ल्ड विच रियली वर्क फॉर यूनियन एंड डिस्ट्रॉयज द बैरियर बिटवीन मैन एंड मैन. इट इज़ द कंटिन्यूअल अनकॉन्शियस रिप्लेसमेंट however fleeting of oneself by another, the real cement of human life, the everlasting refreshment and unreal. Who said? किसने कहा है ये जॉन गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट पॉइंट है 45, ही इज़ बट अ पुअर फिलोसोफर हु होल्ड अ व्यू सो नैरो एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट. हु सैड? किसने कहा है ये? गाल्सवर्दी ने कहा है. नेक्स्ट है 46, रिलीजन वॉज नियरली डेड. रिलीजन वॉज नियरली डेड बिकॉज देयर वॉज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ बट समथिंग वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक इट्स प्लेस. सर्विस, सोशल सर्विस, द आंट क्रीड, द बीज क्रीड. हु सैड? तो ये भी गाल्सवर्दी ने कहा है, गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट पॉइंट है 47, व्हेन मैन इवॉल्व पिटी ही डिड ए क्यूअर थिंग, deprived himself of the power of living life as it is without wishing it to become something different. Who said? ये भी गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट पॉइंट है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी इज द स्टोरी ऑफ ए martyr who lays his life down for his pacific principle being victimized by the illiterate hooligan mob. तो ये है, ये जो लाइन्स ली गई हैं द मोब से ली गई हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी डील विद प्रोफेशनल मॉरलिटी. गाल्सवर्दी के कौन से दो प्ले ऐसे हैं जो प्रोफेशनल मॉरलिटी से डील करते हैं. ठीक है, तो उनमें से एक है उनका ओल्ड इंग्लिश और एक है द फॉरेस्ट. ये दोनों के दोनों प्ले डील करते हैं प्रोफेशनल मॉरलिटी से. नेक्स्ट पॉइंट है 50, इन गाल्सवर्दी प्लेज द इंडिविजुअल विलेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय द इनविजिबल फोर्स सोसाइटी हु ऑब्जर्व्ड. His naturalism is akin to that of Ibsen. He shared the moral earnestness of Shaw in his preoccupation with the sore and disease of society. He resembles Brooks. ये स्टेटमेंट है R.H. कोट्स का. R.H. कोट का स्टेटमेंट है गाल्सवर्दी को लेके कि उनके जो प्ले हैं उनमें मेन जो विलेन होता है मतलब वही सोशल इविल्स को दिखाया जाता है, जो कि इब्सन कहीं कहीं कुछ चीज़ें इब्सन से संबंधित होती हैं, उन पर फोकस करते हैं वो जिस तरह से इब्सन करते हैं अपने प्लेज़ में, और कहीं कहीं ऐसी गंभीरता उनके प्लेज़ में देखने को मिलती है जैसे कि शाह के प्ले में हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट है 51, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील विद द डोमेस्टिक प्रॉब्लम. ठीक है, गाल्सवर्दी के कौन से प्ले हैं वो जो डोमेस्टिक थीम है उनकी है ना, डोमेस्टिक प्रॉब्लम से डील करते हैं. तो उनमें से एक प्ले है उनका जॉय विच केम इन 1907. ठीक है, 1907 में आया था ए फैमिली मैन, और एक है द फ्यूजिटिव. ये तीनों की तीनों प्ले उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम से डील करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 52, which play Galsworthy wrote dealing with class consciousness, fanaticism and subsequent social stratification. तो ये इनके 4 प्ले हैं, स्टाइफ एंड लॉयल्टीज, द स्किन गेम, द एल्डेस्ट सन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है 53, गाल्सवर्दी प्ले स्टाइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ. गाल्सवर्दी का प्ले स्टाइफ, उसका जो थीम है, उसका मेन थीम क्या है? तो आंसर है आपका लेबर डिस्प्यूट. उसमें लेबर डिस्प्यूट को दिखाया गया है. नेक्स्ट पॉइंट है 54, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन इज़ गाल्सवर्दी जस्टिस. गाल्सवर्दी के जस्टिस प्ले में हैरोल्ड क्लीवर है, तो ये एक गवर्नमेंट काउंसिल है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया TGT के एग्जाम में. नेक्स्ट पॉइंट है 55, विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गाल्सवर्दीज प्रॉब्लम प्ले. गाल्सवर्दी की जो प्रॉब्लम प्ले हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये आपको बताना है. नो एसाइड और सॉलिलकी. ठीक है, गाल्सवर्दी के प्रॉब्लम प्लेस के अंदर ना तो कोई एसाइड होती है ना कोई सॉलिलकी होती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है 56, द रियल विलेन इन गाल्सवर्दी प्लेज आर. गाल्सवर्दी के प्ले का रियल विलेन कौन होता है? तो ये है सोशल इविल्स, क्योंकि जो गाल्सवर्दी के प्ले हैं उनमें सोशल इविल्स को ही फोकस किया जाता है.
नेक्स्ट पॉइंट है 57, द प्रेस इज प्लोरीड मर्सीलेसली एंड गाल्सवर्दी प्लीड फॉर गुड सेंस फॉर दोज हु आर मैनेजिंग द प्रेस टुडे, विच प्ले इज रेफर्ड इन दीज लाइन्स। कौन सा प्ले इन लाइन्स में रेफर किया जा रहा है? तो ये इनका प्ले है द शो, विच केम इन 1925 में आया था इनका प्ले शो। नेक्स्ट पॉइंट है 58, द प्ले इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ द वार, गाल्सवर्दी प्रेजेंट हिज इंडिक्टमेंट ऑफ द ग्रेट वॉर इन एन एलोगरिकल मैनर, विच प्ले इज बीइंग रेफर्ड हेयर। कौन सा प्ले यहाँ पर रेफर किया जा रहा है उनका? द स्किन गेम, विच केम इन 1920। नेक्स्ट पॉइंट है 59, गाल्सवर्दी प्रेजेंट वेरियस फॉर्म ऑफ ईगोइस्टिक प्रेजुडाइज डेल्यूजन न्यूमरस अदर वाइसेस दैट ईट into the vital of our life, the play is, ये कौन सा प्ले है उनका? the joy which came in 1907। नेक्स्ट पॉइंट है 60, दिस इज़ ए डोमेस्टिक ड्रामा, ये एक डोमेस्टिक ड्रामा है। एंड इन दिस प्ले, और इस प्ले में गाल्सवर्दी अटैक द मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, गाल्सवर्दी अथॉरिटी के मिसयूज़ पर अटैक करते हैं एंड एक्सपोज करते हैं इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस इन डोमेस्टिक लाइफ में इसके दुष्परिणाम को उन्होंने एक्सपोज किया है। तो ये उनका एक फैमिली मैन है, अ फैमिली मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, यू मूव द मोस्ट कंटेम्प्टिबल थिंग अंडर द सन, यू आर द थिंग दैट पेल्ट द वीक, किक वुमेन, hurl down free speech, this is today, that tomorrow, brain you have done, spirit not the least of it, these lines from a part of the play। ये जो lines हैं ये कौन से play का part है? the move। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द लेसन अंडरलेइंग दिस प्ले इज दैट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द लाइफ आइडियलिज्म शुड नॉट बी कैरिड टू फार बिकॉज इट डज नॉट प्ले टू बी एन एक्सट्रीम आइडियलिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज। द प्ले इज, ये प्ले है गाल्सवर्दी का ए बिट ऑफ लव। नेक्स्ट है 63, द प्ले इज ए सोशल ट्रेजेडी बेस्ड अपॉन कास्ट फीलिंग। ठीक है, ये उनका प्ले है, एक सोशल ट्रेजेडी है जो कास्ट फीलिंग पर बेस्ड है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रेजेडी इज दैट स्ट्रॉन्ग फैमिली ट्रेडिशन। इस प्ले का सब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग फैमिली ट्रेडिशन एंड प्रेस्टीज मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट एंड शुड नॉट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एनी फीलिंग्स। कंसाइंस कैन बी सेक्रीफाइज एट द एल्टर ऑफ फैमिली प्रेस्टीज एंड ट्रेडिशन द प्ले इज। ठीक है, यानी कि ये ऐसा प्ले है जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली ट्रेडिशन और प्रेस्टीज को दिखाया गया है, यानी कि जो फैमिली प्रेस्टीज है ना उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। चाहे आपकी कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा, उसको आप सेक्रीफाइस कर दो, लेकिन फैमिली ट्रेडिशन नष्ट नहीं होनी चाहिए। ये गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है? तो ये है द एल्डेस्ट सन, जिसमें इसको एल्डेस्ट सन को एक मेड से प्यार हो जाता है, लेकिन उसको अपना यही जो प्रेस्टीज के आगे ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नेक्स्ट है 64, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉयल्टीज़ आर प्रेजेंटेड इन दिस प्ले। इस प्ले में डिफरेंट काइंड ऑफ लॉयल्टीज़ यानी वफादारी, लॉयल्टीज़ का मतलब होता है वफादारी, है ना। तो अलग अलग तरह की वफादारी को इस प्ले में दिखाया गया है। द मोस्ट नोटिसेबल बीइंग द लॉयल्टी टू रेस, लॉयल्टी टू फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल लॉयल्टी, है ना। इस तरह मतलब ये लॉयल्टीज़ की बात हो रही है, किस किस तरह की लॉयल्टीज़ को इसमें एक्सपोज किया गया है, जैसे कि लॉयल्टी टू रेस, लॉयल्टी टू फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल लॉयल्टी एंड लास्टली द लॉयल्टी टू मैरिड लाइफ, है ना, मैरिड लाइफ के प्रति वफादारी। द प्ले इज़, तो ये उनका प्ले कौन सा है? तो ये लॉयल्टीज़ है विच केम इन 1922 में आया था और एक उनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेस को समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 65, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द स्कूल ऑफ रियलिज्म and naturalism in drama and played a conspicuous part in popularizing the problem play in 20th century. The dramatist is, तो ये गाल्सवर्दी हैं। ठीक है, गाल्सवर्दी ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं ऑफ रियलिज्म, यानी एकदम जो रियलिटी है समाज की उसको एक्सपोज करने में एकदम इनको मास्टर हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है 66, हिज वर्क इज़ रूटेड इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ एंड प्रोवाइड ए विविड एंड फेयरली एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द टाइम्स इन विच ही लिव्ड। द ऑथर इज़, तो ये गाल्सवर्दी ने अपने टाइम की जो सोसाइटी है उसको एकदम एक्यूरेट
डिस्क्राइब किया है अपने प्लेस के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है 67, हु डिफाइंड आर्ट एज द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड एंड हिज ड्रामेटिक आर्ट एट लीस्ट इज बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन टू द वर्ल्ड एट लार्ज। गाल्सवर्दी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 68, लेट मी ट्राई टू कल्मिनेट एनी बायस एंड सी द होल थिंग शुड एन एम्पायर वन ऑफ दोज प्योर थिंग्स इन वाइट कोट्स पर्स ऑफ ऑल द प्रेजुडाइज पैसन्स and predilections of mankind. Let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view. There be such a thing, am I going to get even approximately or the truth? Who said it? किसने कहा है ये? So गाल्सवर्दी। Next point is 69, a drama must be shaped as to have a spire of meaning. Every grouping of life and character has its inherent moral, and the business of the dramatist is to pose the group as to bring that moral poignantly to the light of the day. Who pointed out this? किसने कहा ये? गाल्सवर्दी ने। Next point है 70, in which play Galsworthy renounces racial prejudice for just social treatment to all classes of people in society. So answer is loyalties. Next point है 71, in which of his book, अपनी कौन सी किताब में गाल्सवर्दी make this observation? गाल्सवर्दी ने ये लिखा है, a good plot is that sure edifice which rise out of the interplay of circumstances on temperament and of temperament on circumstances within the enclosing atmosphere of idea. तो ये उनका प्ले है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जिसमें उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है 72, इन द केस ऑफ डैश it often happens that an incoherent ejaculation or a clumsy gesture is more eloquent than a fine speech, because it hints at the unplumbed depth of agony suffered by the dumb animal of human race. So answer is Galsworthy. Next point है 73, Galsworthy's character are dire in action, never far-fetched or self-stultifying. They are always drawn from the average man and woman of our immediate surroundings. Who remarked it? किसने रिमार्क किया है ये? लियोन सैलिट का रिमार्क है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, गाल्सवर्दी फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन 1897 इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इट वॉज। ठीक है, गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट पब्लिश वर्क था जो कि 1897 में आया था, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था। तो इसका नाम क्या था बताना है आपको। फ्रॉम द फोर विंड इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था विच केम इन 1897। नेक्स्ट है 75 ऑफ गाल्सवर्दी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1904 अंडर हिज रियल नेम वॉज। ठीक है, गाल्सवर्दी का फर्स्ट वर्क जो उनके नाम से पब्लिश हुआ था 1904 में, वो क्या था, उसका नाम क्या था? वो था आइलैंड फेरिसीज। ठीक है, आइलैंड फेरिसीज इज़ द फर्स्ट वर्क विच केम अंडर हिज ओन नेम। ठीक है, 1904। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, द प्ले इन विच द थेफ्ट ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट पर्स बाय ए रिच यंग मैन ऑफ गुड फैमिली। ठीक है, वो कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का जिसमें एक प्रोस्टिट्यूट का पर्स एक चुरा लिया जाता है एक रिच यंग मैन के द्वारा जो कि एक अच्छी फैमिली से है। इज़ प्लेस्ड बिसाइड द थेफ्ट ऑफ ए सिल्वर सिगरेट का केस फ्रॉम द रिच मैन। और फिर वो मतलब उसी रिच मैन का एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुरा लिया जाता है। फादर्स हाउस बाई ए पुअर डेविल। ठीक है, फिर उसी रिच यंग मैन का जिसने प्रोस्टिट्यूट का पर्स चुराया है लेकिन उसकी जो चांदी की सिगरेट की डिब्बी है वो चुरा ली जाती है एक पुअर डेविल के द्वारा विद वेरी डिफरेंट रिपरकशंस वॉज। तो ये कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का? ये है द सिल्वर बॉक्स। ये इनका फर्स्ट प्ले है, इनका फर्स्ट पॉपुलर प्ले है द सिल्वर बॉक्स विच केम इन 1906। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, गाल्सवर्दीज ओन सीक्वल टू द फोरसाइट सागा इज़। गाल्सवर्दी का जो फोरसाइट का सीक्वल है वो उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो फोरसाइट सागा का सीक्वल है
नेक्स्ट पॉइंट है 77, गाल्सवर्दीज ओन सीक्वल टू द फोरसाइट सागा इज। गाल्सवर्दी का उनका अपना सीक्वल है, अपना मतलब जो ट्रायलॉजी है फोरसाइट सागा, इसका अपना सीक्वल है ए मॉडर्न कॉमेडी। ठीक है, ये इनका सेकंड ट्रायलॉजी है, ट्रायलॉजी का नाम है ए मॉडर्न कॉमेडी विच इज़ ए सीक्वल ऑफ द फोरसाइट सागा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ गाल्सवर्दी ट्रायलॉजी ए मॉडर्न कॉमेडी। ठीक है, इनमें से कौन सा नोवेल गाल्सवर्दी की जो ट्रायलॉजी है ए मॉडर्न कॉमेडी इसका पार्ट नहीं है। सो मेड इन वेटिंग, मेड इन वेटिंग केम इन 1930 एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ हिज थर्ड ट्रायलॉजी, ये उनकी थर्ड ट्रायलॉजी का पार्ट है। ठीक है, मॉडर्न कॉमेडी का नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 79, द 3 ट्रायलॉजीज ऑफ गाल्सवर्दी आर पब्लिश अंडर द कलेक्टिव टाइटल। फिर जो गाल्सवर्दी की ट्रायलॉजी हैं ये जैसे फोरसाइट सागा उनकी फर्स्ट है, सेकंड है उनकी ए मॉडर्न कॉमेडी, है ना। ये जो कि तीनों की तीनों उनकी ट्रायलॉजी हैं वो कलेक्टिवली किस टाइटल के अंडर पब्लिश हुई, तो द फोरसाइट क्रॉनिकल, इस नाम से ये तीनों ट्रायलॉजी पब्लिश हुई उनकी। नेक्स्ट पॉइंट है 81, इन विच ट्रायलॉजी ऑफ गाल्सवर्दी अवॉकनिंग 1920 इज़ एन इंटरल्यूड। गाल्सवर्दी के कौन सी ट्रायलॉजी में अवेकनिंग 1920 एक इंटरल्यूड है, यानी अवेकनिंग किस ट्रायलॉजी में है गाल्सवर्दी के, तो दी फोरसाइट सागा ये इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी है जिसमें 2 इंटरल्यूड हैं, 3 नोवेल हैं। तो एक तो फोरसाइट सागा फर्स्ट इंटरल्यूड है ना, और सेकंड है अवॉकनिंग, बाकी 3 नोवेल हैं। नेक्स्ट है 82, गाल्सवर्दी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन। ठीक है, गाल्सवर्दी जो पेन इंटरनेशनल क्लब है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। किस ईयर में बने थे वो, ये बताना है आपको। 1921 में ये बनी थी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन। नेक्स्ट है 83, गाल्सवर्दी डाइड फ्रॉम, गाल्सवर्दी की है ना। नेक्स्ट है 83, गाल्सवर्दी डाइड फ्रॉम डेथ एट हिज लंदन होम ग्रोवलोज हेम्पेस्टेड। गाल्सवर्दी की डेथ किस तरह से, गाल्सवर्दी की डेथ कैसे हुई थी, सो ये इनकी डेथ हुई थी अ ब्रेन ट्यूमर, ही वॉज डाइड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है 84, गाल्सवर्दी वॉज क्रीमेटेड एट वॉकिंग विद हिज एसेज दैन बीइंग स्कैटर्ड ओवर द डैश from an aeroplane, South Downs. Next point है 85, That Forsyte Woman 1949 is a film adaptation of his Galsworthy's. नेक्स्ट पॉइंट है 85, दैट फोरसाइट वुमेन 1949 इज़ ए फिल्म एडेप्शन ऑफ हिज गाल्सवर्दीज। ठीक है, दैट फोरसाइट वुमेन 1949 एक फिल्म बनाई गई है गाल्सवर्दी के प्ले के ऊपर बेस्ड है, वो दी फोरसाइट सागा, इस पर बेस्ड है ये। नेक्स्ट पॉइंट है 86, गाल्सवर्दी शॉर्ट स्टोरी द एप्पल ट्री वॉज एडेप्टेड इनटू अ रेडियो प्ले फॉर ऑर्सन वेल्स। ठीक है, गाल्सवर्दी की एक शॉर्ट स्टोरी द एप्पल ट्री रेडियो प्ले फॉर ऑर्सन वेल्स से अडॉप्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, गाल्सवर्दी शॉर्ट स्टोरी द एप्पल ट्री वॉज एडप्टेड इनटू अ रेडियो प्ले फॉर ऑर्सन वेल्स। लेडी ईस्टर एल्मा लेडी ईस्टर एलमेक रेडियो सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट है 87, द 1988 फिल्म अ समर स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन गाल्सवर्दी। 1988 फिल्म एक समर स्टोरी गाल्सवर्दी के एक वर्क है उस पर बेस्ड है, द एप्पल ट्री पर बेस्ड है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, विच इंडियन ऑथर ट्रांसलेटेड गाल्सवर्दीज 3 एक्ट प्ले जस्टिस इन हिंदी एज न्याय इन 1930। ठीक है, एक हिंदी के राइटर हैं प्रेमचंद, उन्होंने गाल्सवर्दी के एक 3 एक्ट प्ले जस्टिस, 3 एक्ट प्ले नहीं है जस्टिस,
यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये 4 एक्ट प्ले है जस्टिस। इस जस्टिस को हिंदी में उन्होंने रूपांतरण किया है ना, वो किस नाम से उनका नोवेल, तो उसे न्याय कहा जाता है हिंदी में, जो कि 1930 में आया था, प्रेमचंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, हु सेड दैट हिज एम वॉज टू क्रिएट सच एन इल्यूजन of actual life passing on the stage as to compel the spectator to pass through an experience of his own, to think and talk and move with the pupil he sees thinking and talking and moving in front of him, गाल्सवर्दी ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है 90, विच ऑफ हिज प्ले गाल्सवर्दी described the only play of mine which I was able to say when I finished it, नो मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस। ठीक है, ऐसा कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का जिसमें गाल्सवर्दी ने खुद कहा था कि ये मेरा इकलौता एक ऐसा प्ले है जिसे मैं किसी भी मैनेजर, थिएटर मतलब मैनेजर के पास ले जाऊं तो इसे परफॉर्म कराने से मना नहीं करेगा। तो ये लॉयल्टीज़ के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है 91, विच प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी डील्स with the tragedies of the individuals brought by certain fundamental ड्रॉबैक इन लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड। ठीक है, ये गाल्सवर्दी कौन से प्ले हैं जिनमें ड्रॉबैक, लीगल सिस्टम की कमियों को दिखाया गया है इंग्लैंड में। सो ये एक पहला प्ले है इनका सबसे पॉपुलर, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, एंड लास्ट वन इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट। ये तीनों के तीनों प्ले उनके ऐसे हैं जिनमें लीगल सिस्टम के ड्रॉबैक्स को दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इन विच प्ले गाल्सवर्दी फाइंड द ट्रैजिक इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग क्लेजी मैन। कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी का ये? सो ए बिट ऑफ लव। नेक्स्ट पॉइंट है 93, जॉन गाल्सवर्दी नोवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ। ठीक है, गाल्सवर्दी के जो नोवेल हैं वो चीफली ऑक्यूपाइड हैं क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज़ एन। गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया प्ले लिटिल मैन कैसा प्ले है? 1 एक्ट प्ले है उनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, आई हैव ओनली सर्टेन नॉलेज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल नेचर एंड ए कॉमन सेंस विच टेल्स मी दैट वाइल्ड एनिमल आर मोर हैप्पी इन फ्रीडम दैन इन कैप्टिविटी। ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो फ्रीडम में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कैप्टिविटी, मतलब उनको बांध के रखने के बजाय वो फ्री रहना पसंद करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल मोर हैप्पी एज कंपेनियन दैन एज क्लोन्स हु स्पोक दीज लाइन्स। तो गाल्सवर्दी ने कहा है ये एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के लिए उन्हें एक मतलब सिंपैथी थी उनके मन में गाल्सवर्दी के, और जो एनिमल स्लॉटर है उसका उन्होंने एक बहुत मतलब खुलकर विरोध किया है गाल्सवर्दी ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है द एबव लाइन्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द स्पीच एंड टाइटल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स डिलीवर एट द किंगस्टन टाउन हॉल ऑन December 15, 1913 एट अ मीटिंग कॉल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रूअल्टीज़ टू परफॉर्मिंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो एबव पार्ट है यानी कि जो ये लाइन्स अभी बोली हैं गाल्सवर्दी की, वो उनकी स्पीच का एक पार्ट है जो कि उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के ऊपर डिलीवर की थी किंगस्टन टाउन में। ठीक है, 15 दिसंबर 1913 में उन्होंने ये एक मीटिंग के दौरान अपनी स्पीच दी थी, उसमें ये लाइन्स उन्होंने बोली थी। नेक्स्ट पॉइंट है 96, वी ह्यूमन बींग्स हैव द राइट फॉर अवर प्लीज़र। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें अधिकार है अपने प्लीज़र का, कन्वीनियंस एंड डिस्ट्रैक्शन टू डिसरिगार्ड इन द मैटर ऑफ डम क्रीचर, है ना। दोज प्रिंसिपल विच अवर रिलीजन मॉरलिटी एंड एजुकेशन हैव फिक्स्ड एज द गाइडिंग स्टार ऑफ अवर कंडक्ट टूवर्ड ह्यूमन बींग्स हु स्पोक दीज लाइन्स। तो ये भी वही स्पीच जो उन्होंने एनिमल के लिए बेसिकली जो बेचारे जो मतलब बोल नहीं पाते उन क्रीचर के साथ जो हम लोग करते हैं, उन्हें उनका जो स्लॉटर किया जाता है उसके अगेंस्ट में ये जो है स्पीच दी थी गाल्सवर्दी ने, वहीं से ये लाइन्स ली गई हैं, है ना। तो गाल्सवर्दी की लाइन्स हैं।
देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द एबव लाइन्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द स्पीच एंड टाइटल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल डिलीवर्ड एट किंगस्टन टाउन हॉल ऑन December 15, 1913 एट ए मीटिंग कॉल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रूअल्टीज़ टू परफॉर्मिंग एनिमल। एनिमल के अगेंस्ट जो क्रूअलिटी दिखाई जाती है समाज में, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये स्पीच दी थी। नेक्स्ट है 97, whether or no animal have what are called right is an academic question of no value whatever in consideration of this matter, but least there be anyone who wishes to take up this point of abstruse philosophy. I will admit at once that animals have no more right than have babies under the age when they may be said to have duties on which right, as we are told, depend. That animals have no more right than imbeciles or those who are deaf, dumb and blind who speak this. तो ये भी उसी स्पीच का पार्ट है गाल्सवर्दी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, इफ़ इट वर ट्रू दैट द प्रेजेंट मेथड ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल फॉर फूड इन दिस कंट्री वर नेसेसरी इफ ऑल Next है 98, if it were true that the present method of slaughtering animal for food in this country were necessary, if all suffering they involve was inevitable, I should be the first to say, let us shut our eyes. हमें अपनी आँखें बंद कर लेनी चाहिए for unnecessary suffering. Even to ourselves in anathema, it is just because this particular suffering is avoidable, the easily avoidable, that I feel we must face the matter if we want to call ourselves a decent pupil. Who wrote these lines? गाल्सवर्दी की लाइन्स हैं ये। स्लॉटर ऑफ एनिमल फॉर फूड, है ना, स्लॉटर ऑफ एनिमल फॉर फूड, मतलब खाने के लिए एनिमल्स को मार दिया जाता है उनको, मतलब उनका जो मीट वगैरह खाने के लिए। ये गाल्सवर्दी का उन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसका मतलब टाइटल था स्लॉटर ऑफ एनिमल फॉर फूड 1930, वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट है 99, इफ़ अ डोंकी इज़ बैडली बीटन, है ना, इफ़ ए डोंकी इज़ बैडली बीटन, अ डॉग स्टोन्ड और ए कैट किल्ड, है ना, डोंकी को बहुत बुरी तरह से मारा जाए, डॉग को क्या किया जाए, पत्थर मारे जाए, कैट को मार दिया जाए विद ए राइडिंग व्हिप, है ना, द चांस आर दैट ए प्रोसिक्यूशन विल एंस्यू और ए क्वेश्चन बी आस्क्ड इन पार्लियामेंट फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड द लॉ ले it down that the infliction of unnecessary suffering on animal is cruelty, an offense punishable by fine imprisonment. Who wrote these lines? है ना, गाल्सवर्दी। ठीक है, मतलब जो पार्लियामेंट में रूल बनाए जाते हैं, इंसानों की हत्या कर दी जाती है, उनको रोड पर को चल दिया जाता है, वैसे हम एनिमल्स के साथ कितना कुछ करते हैं, उसके लिए तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो इसकी बहुत निंदा की है गाल्सवर्दी ने। स्लॉटर ऑफ एनिमल फॉर फूड, है ना, एनिमल्स को मतलब अपने खाने के लिए लोग कैसे मार देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, आई अटैक नो वन इन दिस मैटर, आई ब्लेम नो वन, मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूँ इस मामले में, है ना मैं किसी को मतलब ब्लेम कर रहा हूँ। आई एम नॉट इन पोजिशन टू फॉर द चार्ज ऑफ carelessness. Falls heavily on my own soldier who have eaten meat all these years without ever troubling as to what went before it, nor can I hope that these words will do more than ruffle the nerve of the public. But I do trust that such of our legislators as may chance to read them may be moved for just a few hours out of their busy lives to feel that it is their part as gentlemen to save these patient dumb creature who cannot plead in their own behalf, वो कुछ बेचारे बोल नहीं पाते, from all suffering that the state faction of our one does not compel us to inflict on them who wrote these lines. So गाल्सवर्दी ने ये लाइन्स लिखी हैं, ठीक है। गाल्सवर्दी wrote these lines in an article, अपने आर्टिकल में लिखी, the slaughter of animal for food in 1930. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, लॉ ग्राइंड द पुअर एंड रिच मैन रूल द लॉ, हु स्पीक दिस लाइन, ओलिवर गोल्डस्मिथ की लाइन्स हैं ये। नेक्स्ट है 102, जॉन गाल्सवर्दी इज़ अ सटायरिस्ट एंड एट बेस्ट एंड आयरनिस्ट, ठीक है, गाल्सवर्दी एक बेस्ट आयरनिस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 103, द फॉलोइंग लाइन्स वर टेकन फ्रॉम, इट इज़ नॉट एनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू,
or because in some way or other you are going to get something by it. We have to love because we love loving. A bit of love से ये लाइन्स ली गई हैं. नेक्स्ट पॉइंट है 104. गाल्सवर्दी इज़ ए प्रैक्टिसनर्स ऑफ द रियलिस्ट थिएटर. ठीक है, रियलिस्ट थिएटर के प्रैक्टिसनर माने जाते हैं ये. नेक्स्ट है 105. गाल्सवर्दी बिलीव्ड इन यूजिंग द स्टेज टू सेट आउट ह्यूमन फॉलीज, inconsistencies, injustice. Next है 106. In the late 19th century, this English tradition of realistic drama drew strength from the influence of Henrik Ibsen realistic social dramas. Next है 107. When Galsworthy sent the manuscript of The Silver Box, Harley Granville Barker, it arrived on a Saturday, was read by Barker and show on Sunday, and was accepted for production at show urging on Monday. Next point है 108. Throughout Galsworthy dramatic work there is a tension between, एक टेंशन है oppressive moralism and melodramatic theatricality. Next है 109. Galsworthy plays remain historically interesting because they embody his perceptions of English social and ethical attitude in the dash early 20th century. Next है early 20th century. Next है 110. In which work Galsworthy remarked that the main idea of Silver Box was that one law for the rich, another for the poor is true, but not because society will is true, rather in spite of society's good intentions through the mere mechanical wide branching power of money. So in a letter. Next है question number 111. Galsworthy's plays contrast the unprincipled propertied Next है question number 111. Galsworthy's plays contrast the unprincipled, propertied and pragmatic upper middle class character with their lower class victim in the manipulation of the judicial system. Next point है 112. Galsworthy's short fiction exhibits similar themes to those of his novel challenging upper class Victorian standard. Next है 113. Galsworthy's stories are passionate tales of romance such as A Man of Devon and The Apple Tree, both of which take place in the Devonshire countryside. Next है 114. Which story features the relationship between young girl Next है 114. Which story features the relationship between a young girl Patience and the man she falls in love with, Zachary Pierce, A Man of Devon. Next है 115. In which story of Galsworthy narrate a man Next है 115. In which story Galsworthy narrate a man return after 26 years to Devon, where he had deserted a relationship with a farm girl in order to pursue a wife of greater social status. The story focuses on remorse that he feels about his past choice as well as the guilt that he experiences upon discovering that the farm girl had committed suicide soon after he had left many years ago the apple tree. Next है in which work of Galsworthy Erin leaves her husband Soam for young Jolyon because Soam considers her property and merely lust for her, whereas young Jolyon love Erin and worship her beauty. तो ये उनका द फोर साइड सागा है जिसमें इरिन जो है अपने हस्बैंड को छोड़ देती है यंग जॉलियन के चक्कर में. Next है 117. In which story old Jolyon and Epicurean dies as he sip an exquisite wine as if from excess of delight in the idyllic Indian summer of Forsyth.
नेक्स्ट है 118 इन 1897 द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गासवर्दी स्टोरीज एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड अपीयर अंडर द सीडोनिम। तो ये उनका ये जो है उनका फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन फ्रॉम द फोर विंड, ठीक है, उनके स्यूडोनिम के नाम से आया था, जॉन सन जॉन, जिसका मतलब होता है जॉन सन जॉन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 119 गासवर्दी टैलेंट वर फर्स्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन 1906 अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ हिज नोवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, यानी गासवर्दी का जो टैलेंट है वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया, उनका जो फर्स्ट नोवेल आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एंड उनका जो फर्स्ट प्ले आया द सिल्वर बॉक्स, ये दोनों के दोनों उनके 1906 में आए थे और बहुत पॉपुलर हुए थे, जिसकी वजह से गासवर्दी को एक अच्छी खासी पहचान मिल गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गासवर्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।